महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बारामती में उनका प्लेन क्रैश होगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए थे। वहां लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि की है। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। शरद पवार मुंबई और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। हादसे की जानकारी मिलते ही वे पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। परिवार के बाकी लोग भी उनके मुंबई आवास के लिए रवाना हो गए। अगर जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। Ajit Pawar air crash issue. It is very shocking news to us also. Very sad news. This kind of thing, this weather, the pilots has to be very careful. But I condole my to this shock, come out with the blessing of God and family members. It's really unfortunate to hear that news. पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सुबह सुबह आते हैं, मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। खबर आई है प्लेन क्रैश की,
दुखद ये घटना है। अमित पवार जी एक लोकप्रिय नेता और राजनीति रहे, वो एक बीच में सांसद भी रहे और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने, इसी में से उनकी लोकप्रियता नहीं जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं गिरा जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके बीच में श्रद्धांजलि रखता हूं। 18वीं लोकसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। ये बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। इसका पहला हिस्सा आज से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के दौरान पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समुदाय के लिए उनके योगदान को याद किया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत किया। पूरा देश इस बात का गवाह बना है कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती समारोह ने देश को संगीत और एकता की भावना से भर दिया। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की भावी नीतियों, उपलब्धियों और विकास के रोड मैप को सदन के सामने रखा। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद विधायी कार्यों की प्रक्रिया शुरू हुई। सदन की मेज पर उन सभी विधेयकों का पूरा विवरण रखा गया जिन्हें पिछले सत्रों में पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण की आधिकारिक प्रति भी सदन के पटल पर रखी गई। इस सत्र के दौरान सरकार ने 2 बेहद महत्वपूर्ण अध्यादेश सदन की मेज पर रखी है। इनमें राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 शामिल है। विशेष रूप से जन विश्वास अध्यादेश चर्चा का विषय है क्योंकि इसका उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए दंड की प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यापारिक सुगमता बढ़ाना है। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र जो है आज से शुरू हो चुका है। बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के संबोधन के साथ इस सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र
आज से शुरू हो चुका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की भावी नीतियों, उपलब्धियों और विकास के रोड मैप को सदन के सामने रखा है। तो राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र जो है आज से शुरू हो चुका है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण हुआ। इसके साथ ही सत्र की शुरुआत जो है हो चुकी है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज 28 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की भावी नीतियों, उपलब्धियों और विकास के रोड मैप को सदन के सामने रखा है। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद विधायी कार्यों की प्रक्रिया भी शुरू हुई। सदन की मेज पर उन सभी विधेयकों का पूरा ब्यौरा रखा गया है जिन्हें पिछले सत्रों में पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण की आधिकारिक प्रति भी सदन के पटल पर रखी गई है। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की देखरेख में राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र जो है शुरू हो चुका है आज से। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस सत्र की शुरुआत जो है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हो चुकी है। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की भावी नीतियों, उपलब्धियों और विकास के रोड मैप को सदन के सामने रखा है। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र जो है आज से शुरू हो चुका है। इस सत्र की शुरुआत जो है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की भावी नीतियों, उपलब्धियों और विकास के रोड मैप को सदन के सामने रखा। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद विधायी कार्यों की प्रक्रिया भी शुरू हुई। सदन की मेज पर उन सभी विधेयकों को रखा गया जिन्हें पिछले सत्रों में पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण की आधिकारिक प्रति भी सदन के पटल पर रखी गई। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए NSE 9 न्यूज के चीफ एडिटर दिव्य गौड़ जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी है इस सत्र की शुरुआत को लेकर? देखिए नेहा, जैसा कि आपने बताया कि आज से विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू हुआ है और ये 5वां बजट सत्र है और भजनलाल सरकार का ये जो बजट है वो 30वां बजट रहेगा। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है बजट को पेश करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में आज इस सदन की शुरुआत हुई है और अब दिया कुमारी जो है वो बजट घोषणाओं को लेकर और बजट को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं ये विश्वास है, युवाओं, किसान और महिलाओं के लिए सरकार इस बार उनके लिए अच्छी घोषणा कर सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे दूसरा भी उठता है। दूसरा सवाल क्या उठता है, जैसे कि आप अभी जो घोषणाएं अभी हुई हैं या जो जमीन पर जिनका असर नहीं दिखाई दिया है उनका जवाब विपक्ष मांगेगा। दूसरा पहलू अगर हम देखें इसका विपक्ष की तरफ से, तो महंगाई पर काबू, रोजगार जैसी बातें वो इस सदन में उठाया जाएगा। साथ ही MLA फंड और भ्रष्टाचार जैसा जो मुद्दा है, SIR और OMR शीट को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से इस बार सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगी और ये जो चीजें है ये आने वाले समय में विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड होगा जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश करेगी और जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं अपने सदन में अपने सामने मजबूती से उसका अपना पक्ष रखना पड़ेगा। साथ ही जो भजनलाल सरकार की जो 2 साल में जो अच्छा काम किया है सरकार उसकी व्याख्या भी करेगी और कहीं ना कहीं बताएगी कि 2 साल की जो बजट में है या सरकार का जो 2 साल की जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में क्या क्या घोषणाएं हुई और जमीनी अमली जामा कितना कुछ पहनाया गया। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच 18 सालों से अटकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील आखिरकार पूरी हो चुकी है। भारत और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ हुए इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। इस डील पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जयराम ठाकुर ने कहा, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ने में सफल हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐतिहासिक बल मिलेगा और यह एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और इंडिया फर्स्ट की सोच का परिणाम है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज मजबूत और आत्मविश्वास के साथ विश्व के नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय नेताओं ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा कहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस डील से भारत को $200 अरब और लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। उनके नेतृत्व में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए दुनिया का भरोसा जीता है। यूरोपीय यूनियन के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसी विश्वास की मेरठ में यूजीसी कानून को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। यूपी के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की रहस्यमयी चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। यूजीसी विवाद पर जब मीडिया ने मंत्री से सवाल पूछे तो उन्होंने कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए चैनलों की आईडी पर हाथ फेर दिया और बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब मंत्री मेरठ के सनातन धर्म महाविद्यालय में आयोजित भारतीय भाषा और परंपरा विषयक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। मंच से उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत पर खुलकर बात की, लेकिन यूजीसी के विवादास्पद फैसले पर एक शब्द भी मंत्री नहीं बोल पाए। उसके तत्वावधान में ये एसडी कॉलेज, सनातन धर्म कॉलेज महाविद्यालय के अंदर भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति परंपरा के ऊपर एक शानदार गोष्ठी का आयोजन हुआ। शाकुर विश्वविद्यालय की कुलपति यहाँ पर रही, हम यहाँ पर रहे हैं, प्रधानाचार्य सुधीर जी रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को मिटाने का काम हुआ, इतनी प्राचीन संस्कृति है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के अंदर 10 लाख पुस्तकों को जलाने का काम मुगलों के द्वारा हुआ, उसके बावजूद भारतीय संस्कृति जीवित है, जिंदा है और पूरी दुनिया उसे संस्कार देने का काम करती है। उनको और अधिक बच्चे अवेयर हों तो बच्चों को, विद्यार्थियों को उससे जानकारी देने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए और अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए ये विषय यहाँ पर आज हुआ है। उसकी गोष्ठी हुई है एसडी डिग्री कॉलेज का, उनके तत्वावधान में। इधर कन्नौज में भी यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज के लोगों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और इस बिल को वापस लेने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने मार्च निकालकर इस बिल को काला कानून बताया और जमकर नारेबाजी की। यह विरोध मुख्य रूप से स्वर्ण भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है, जिन्होंने कहा कि यह बिल भाजपा के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आज हम समाज आदमी के पूरे जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और सवर्ण साथियों के साथ यूसीजी के बिल आया है जो काला कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके विरोध में हम सभी लोग एकत्र हुए थे। इसके विरोध में अगर हमारा ये वापस नहीं हुआ तो हम लोग सभी सड़कों पे आने को बाध्य होंगे। आज हम समाज इधर यूपी के हापुड़ में भी यूजीसी कानून के विरोध में सैनिक संस्था जो है सड़कों पर उतर आई है। हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के तत्वाधान में एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। संस्था के प्रदेश प्रवक्ता और हापुड़ जिला के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद स्थित
शहीद स्तंभ पर कार्यकर्ताओं ने अपना रक्त निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम यूजीसी एक्ट के विरोध में पत्र लिखा है। ये रक्त से लिखा गया पत्र उप जिलाधिकारी ईला प्रकाश को सौंपा गया। ज्ञानेंद्र त्यागी ने कहा कि यूजीसी द्वारा बनाए गए कठोर और एकरूप नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर समान रूप से लागू किया जा रहा है, जिससे सामाजिक और जातीय असमानता पैदा होने की आशंका है। संस्था जिला इकाई हापुड़ के तत्वाधान में जो ये यूजीसी का जो काला कानून बना है, इसके विरोध में आज जो है मैंने और जिला उपाध्यक्ष युवा कमांड के अनिल त्यागी जी ने जो है अपना खून निकलवाया और एक जो है रक्त पत्र महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी के नाम लिखा, जो कि हमने अपर जिलाधिकारी श्रीमती ईला प्रकाश जी को जो है वो पत्र दे दिया। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये काला कानून जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अगर ये वापस नहीं होता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और जो भी होगा हमसे उसे ही करेंगे, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ से कोई खेल ना सके। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो काला कानून है यूजीसी का, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि हमने ही बीजेपी को वोट दिए, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से वोट देता आ रहा है और हमारे बच्चों के जो साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उसे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब वो कृषि कानून बिल जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है किसानों के लिए फ़ायदेमंद थी, वो भी किसानों ने जब वापस करा दिया, तो ये तो एक छोटी सी बात है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इस काले कानून को जो है वापस लिया जाए, वरना हम सड़कों पे उतर जाएंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम ने MB-PG डिग्री कॉलेज सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट और जिलाधिकारी सहित कई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगाए गए और नगर निगम द्वारा यूसीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप भी चलाया गया। समान नागरिक संहिता के प्रभावी होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में 475 गांवों में से 292 ग्राम पंचायतों में 100% रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार्स को यहाँ पर उनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जो हमारे बौद्धिक वर्ग हैं, अधिवक्ता वर्ग हैं, बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यहाँ पर वाद विवाद, डिबेट वगैरह का भी आयोजन है। कि जो विजेता उपविजेता यूपी में मुरादाबाद में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने और आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मुनिराज जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मुरादाबाद मंडल की साइबर सेल, साइबर थानों के अधिकारी और नोडल ऑफिसर भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि विख्यात साइबर विशेषज्ञ रक्षित टंडन को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने न केवल पुलिसकर्मियों बल्कि शहर के गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों को भी साइबर अपराधों से बचाव और जागरूकता के बारे में जानकारी दी है। जनपद मुरादाबाद में पूरी मुरादाबाद मंडल के सभी पुलिस कर्मचारी, खासतौर से साइबर सेल का, साइबर थाना का सब पुलिस कर्मचारी, साइबर नोडल ऑफिसर से भी आया था। आज एक दिन का कार्यशाला कराया था साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस। हमारा एक
साइबर एक्सपर्ट है मिस्टर रक्षित टंडन है, उनको बुलाया था हम लोग ने और उनके साथ एक दिन का वर्कशॉप कराया। उस पे हमारा पुलिस पर्सनल और जनपद मुरादाबाद का गणमान्य लोग और व्यापारी लोग और सभी लोग आया था, उसमें उपस्थित रहा और उनके माध्यम से जो साइबर क्राइम विभिन्न तरीके से आज के दिन में हो रही है उसके बारे में जागरूकता कराया, कैसे कैसे साइबर क्राइम होती है उसके कैसे बच के रहना है, उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन आज करवाया। और बाद में पुलिस के लिए हम लोगों ने जो साइबर इन्वेस्टिगेशन कैसे करना उसके बारे में भी एक सेशन करवाया, उनका क्या क्या टूल्स है, कैसे उसे जल्दी से वर्कआउट करना उसके बारे में भी आज उन्होंने बताया। यह बहुत यूजफुल रहा है हमारा पुलिस पर्सनल के लिए भी और जनपद मुरादाबाद वासियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहा। इधर यूपी के अमरोहा जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने ठंड बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के अधिकांश इलाकों में बूंदाबांदी दर्ज की गई, जबकि जोया ब्लॉक क्षेत्र के पतेई खालसा, फतेहपुर, मजरा आसपास के कई गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि और बारिश से गन्ना, धान सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम में आई ठंडक से आमजन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर स्थित राज राजेश्वरी माता मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य के 2 साल बाद मुख्य द्वार पर भव्य दरवाजे का लोकार्पण किया गया। ये दरवाजा शीशम की लकड़ी से निर्मित और पीतल से जड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है 18 फीट है और चौड़ाई 12 फीट है। खास बात यह है कि दरवाजे में लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने इस अवसर पर दरवाजे का लोकार्पण किया और इसे माता रानी को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का जीर्णोद्धार स्थानीय श्रद्धालुओं और समिति के सहयोग से संभव हो पाया है। जयपुर के कारीगरों ने महीनों की मेहनत से इस भव्य दरवाजे को तैयार किया है, जिसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए है। खबरों के सफर में दीजिए यानी कि इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।